66 अन्वेषा की प्यारी सी केयर। अब आगे। पर पता नहीं क्यों निहारिका को उस रूम में वह शांति बहुत ही खटक रही थी। उसने पिकाचू से पूछा, पिकाचू मेरे सोने के बाद कुछ हुआ था क्या? या मेरे सोने के बाद कोई रूम में आया था? पिकाचू ने जवाब दिया, मालकिन आपके सोने के बाद कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ अन्वेषा आई थी और उसने आपको पुकारा था, लेकिन आप सो रही थी, उसने आपको सोते हुए देखा तो वह रूम से चली गई। पिकाचू ने अपनी मालकिन को इस तरह परेशान होते हुए देखा तो उसने कहा, मालकिन क्या बात है? आप मुझे परेशान लग रही हो। क्योंकि पिकाचू को निहारिका के सपने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए उसने निहारिका से यह सवाल किया। निहारिका ने पिकाचू से कहा, कुछ नहीं, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं और मुझे वीकनेस भी हो रही है। ये बोलकर वह खामोश हो गई। फिर निहारिका बेड से उठी और अपने रूम में से नीचे हॉल में चली गई। हॉल में आकर एक सोफे पर बैठ गई और अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख दिया। तभी निहारिका को महसूस हुआ कि किसी ने अपने नर्म हाथ उसके चेहरे पर रख दिए हैं। उसने अपनी नजर उठाकर सामने देखा और पाया कि अन्वेषा खड़ी थी, जो प्यार से निहारिका से कह रही थी, एंजल एंजल आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? जब मैं स्कूल से घर आई थी तो आप मुझे नहीं देखी थी। मैंने दादी से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अपने रूम में आराम कर रही हैं। मैं आपके पास आई थी पर आप सो रही थी। निहारिका ने अन्वेषा की प्यारी प्यारी बातें सुनी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अन्वेषा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए अन्वेषा से कहा, मैं ठीक हूँ। वह क्या है ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं आराम कर रही थी। एंजल एंजल फिर तो आपको और आराम करना चाहिए। फिर अन्वेषा सोफे पर बैठ गई और निहारिका को कहने लगी, एंजल एंजल आप हमारी गोद में अपना सर रख दो, मैं आपका सर दबा देती हूँ। उसकी मासूम बातें सुनकर निहारिका का दिल पिघल गया। दादी और पल्लवी चाची दूसरे सोफे पर बैठे हुए अन्वेषा और निहारिका के बीच की प्यारी बातचीत को देख रहे थे और सुन रहे थे। वर्षा माँ ने उन दोनों को पहले ही बता दिया था निहारिका के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए ऊपर भेज दिया है और दवा भी खिला दी है। दोनों को ये सुनकर निहारिका की चिंता होने लगी थी। वह दोनों निहारिका के रूम में जाना चाहते थे, लेकिन वर्ष माँ के समझाने से दोनों मान गए थे और वहीं सोफे पर बैठकर निहारिका का वेट कर रहे थे। निहारिका ने अन्वेषा के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, तुम इतनी प्यारी हो अन्वेषा, सो क्यूट। फिर उसने अपना सर अन्वेषा की गोद में रख दिया। अन्वेषा के नर्म हाथ निहारिका के सर को दबा रहे थे, जैसे कि वह उसकी देखभाल कर रही थी। उसके हाथों का स्पर्श इतना सुकून भरा था कि निहारिका कुछ देर में ही नींद आ गई। निखिल अपने काम में इतना बिजी था कि उसे अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक उसके दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। वह अपना काम करते करते रुक गए। उसे बहुत ही अजीब और बेचैनी जैसा महसूस हो रहा था, जैसे कि उसका दिल कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह क्या था ये वह नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से ही कहा, यह अचानक से मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है? क्या हुआ है जो मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा है? उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अक्सर उसकी आंखें ही बहुत कुछ कह जाती थी। तभी निखिल के मोबाइल में मैसेज की आवाज आई। निखिल ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें रॉकी का मैसेज था। रॉकी ने मैसेज किया था कि वह 2 घंटे में निखिल के ऑफिस के बाहर उसका वेट करेगा। निखिल ने उसका मैसेज पढ़कर रिप्लाई में बस ओके कह दिया और वापस अपना काम करने लगा। सहगल हाउस घर में अक्षिता भाभी जब उन दोनों के पास आए तो अन्वेषा ने अपनी माँ से कहा, मम्मा प्रिंसेस सो गई है, उनके सर में दर्द हो रहा था, मैंने उनका सर दबा दिया। उसकी मासूम बातें सुनकर अक्षिता भाभी भी अपनी बेटी को प्यार से देखने लगी। अक्षिता भाभी ने अन्वेषा की मासूम बातें सुनकर उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, वाह मेरी गुड़िया, तुमने प्रिंसेस का कितने अच्छे से ख्याल रखा है। फिर अक्षिता भाभी ने निहारिका के माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक किया। उन्हें महसूस हुआ कि निहारिका को हल्का हल्का फीवर है। वह वहां से ऊपर गई और निहारिका के लिए कंबल लेकर आए। उन्होंने निहारिका को कंबल उड़ा दिया और अन्वेषा को सोफे से उठाकर निहारिका के सर के नीचे एक तकिया रख दिया। दादी और पल्लवी चाची जो सोफे पर बैठे थे, उन्होंने तुरंत अक्षिता भाभी से कहा, अक्षिता बेटा तुम डॉक्टर को फोन करो और उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द आने के लिए कहो। माँ आप एकदम सही कह रही है, अक्षिता बेटा तुम जल्द से जल्द उन्हें फोन लगाओ। पल्लवी चाची ने भी दादी के साथ देते हुए कहा। दोनों की आवाज में निहारिका के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। उन दोनों को भी घबराहट हो रही थी निहारिका के लिए। दादी और पल्लवी चाची, निहारिका को हल्का हल्का फीवर है, हमें डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने माँ से पूछ लिया था, उन्होंने निहारिका को दवा दे दी थी।
बस उसे आराम करने देना चाहिए और थोड़ी देर बाद उसे उठाकर कुछ खिला देंगे। अक्षिता भाभी ने दोनों की चिंता दूर करते हुए और समझाते हुए कहा, 67, निक्कू उठ जाओ, रात हो गई है। अब आगे। अक्षिता भाभी की बात सुनकर दादी और पल्लवी चाची ने राहत की सांस ली। आशिता भाभी ने कहा, दादी जी और चाची जी, माँ किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ और निहारिका के लिए कुछ हेल्दी डिनर भी तैयार कर लूंगी। ये बोलकर आशिता भाभी वहां से चली गई। पल्लवी चाची ने कहा, बेटा रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, और वह भी अक्षिता भाभी के पीछे किचन में चले गए। दादी ने भी उन दोनों को जाने दिया और सोफे पर बैठकर निहारिका और अन्वेषा की ओर देखने लगी। कुछ टाइम बाद आरव और अक्षय आज जल्दी ही ऑफिस से घर आ गए थे और आते ही वह सोफे पर बैठ गए। उन्होंने दूसरे सोफे पर ध्यान नहीं दिया जहां निहारिका कंबल ओढ़कर सो रही थी। दोनों के चेहरे पर साफ थकावट नजर आ रही थी। दादी जी, जो सोफे के साइड वाले कुर्सी पर बैठी थी, उन दोनों से बोली, बेटा आज तुम दोनों काफी जल्दी घर आ गए हो, क्या ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था? आरव ने कहा, हाँ दादी, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए हम दोनों जल्दी घर आ गए हैं। पर फिर भी बहुत थकावट महसूस हो रही है। मैं तो बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर आरव ने अपना सर सोफे पर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। अक्षय तो पहले से ही सोफे पर टेक लगाकर आंख बंद करके बैठा था। दादी जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों आराम करो, लेकिन पहले निहारिका को देख लो, वह सोफे पर सो रही है। उसे बुखार है और वह आज सारा दिन बीमार रही है। दादी की बात सुनते ही आरव और अक्षय की थकावट एक पल में गायब हो गई। उन्होंने तुरंत अपना सर उठाकर सामने देखा, जहां निहारिका सोफे पर कंबल ओढ़कर सो रही थी। वह दोनों जल्दी से सोफे से उठकर निहारिका के पास जाकर बैठ गए। अक्षय ने निहारिका के माथे पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक किया और राहत की सांस ली, क्योंकि निहारिका का टेम्परेचर कम था। ये देखकर अक्षय को थोड़ी राहत मिली। अक्षिता भाभी पानी लाते हुए दोनों से कहने लगी, डिनर बन ही गया है, निहारिका को आप दोनों उठा दो। वैसे वह ठीक है, बस उसको वीकनेस हो रही है। आपको दिनों ज्यादा चिंता मत करो, अक्षिता भाभी ने दोनों को समझाते हुए कहा। भाभी, हम कैसे चिंता ना करें निहारिका की? आपको तो पता ही है निक्कू का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। ऊपर से अगर उसे कुछ भी होता है तो हम दोनों भाई की जान ही निकल जाती है। आरव ने अक्षिता भाभी से इमोशनल होते हुए कहा। आरव की बात सुनकर दादी और अक्षिता भाभी भी इमोशनल हो गई थी। वह समझ सकती थी कि आरव और अक्षय को निहारिका की तबीयत की कितनी चिंता हो रही है, खासकर जब से निहारिका का एक्सीडेंट हुआ था और वह मौत के मुंह से वापस आई थी। तब से उन दोनों के दिल में निहारिका को खोने का डर और बैठ गया था। दादी ने दोनों को समझाते हुए कहा, अक्षय और आरव बेटा, निहारिका अब ठीक है और तुम दोनों को इस तरह इमोशनल होते हुए और परेशान देखेगी तो वह खुद भी परेशान हो जाएगी। अक्षय और आरव ने दादी की बात सुनी और समझ गए, फिर उन्होंने अपनी आंखों की नमी साफ की। किचन से पल्लवी चाची आते हुए उन दोनों से बोली, अब क्या तुम दोनों ऐसे ही बैठे रहोगे या निहारिका को भी उठाओगे? उन्होंने प्यार से दोनों को कहा, देखो रात हो गई है और वह आज पूरा दिन भर सोई है, उसे अब उठने दो। उन्होंने दोबारा दोनों से कहा, चलो अब जल्दी उठाओ निक्कू को, क्योंकि वह दोनों भाई निहारिका को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए पल्लवी चाची ने उन दोनों को ही निहारिका को उठाने के लिए कहा। अक्षय ने बहुत ही प्यार से निहारिका के सर पर हाथ फिरते हुए कहा, निक्कू उठ जाओ, रात हो गई है। 68 निहारिका और अन्वेषा की नौटंकी। अब आगे। निहारिका की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने अक्षय को देखा, जो उसके सिर पर हाथ फिरा रहा था। अक्षय के चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन जब निहारिका की आंखें खुली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निहारिका ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई, जहां पर आरव भी निहारिका को देख रहा था। आरव के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। फिर उसने चारों तरफ देखा जहां उसकी फैमिली खड़ी थी। निहारिका उन सबको देखते हुए उठकर बैठ गई और अपनी नीली आंखों से टिमटिमाते हुए उन सबको देखने लगी। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी भारी थीं, लेकिन वह मुस्कुराते हुए अपने फैमिली को देख रही थी। निहारिका के बैठते ही दोनों भाइयों ने निहारिका के दोनों हाथ पकड़ते हुए निहारिका से पूछा, तुम ठीक हो निक्कू? अभी कैसा फील हो रहा है तुम्हें? निहारिका ने अपने दोनों भाई और अपनी फैमिली को देखते हुए कहा, आप लोग चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वर्षा माँ ने प्यार से लेकिन थोड़ा डांट लगते हुए आरव और अक्षय से कहा, सुन लिया तुम दोनों ने? निहारिका ने क्या कहा कि वह ठीक है, चलो अब तुम दोनों यहाँ से उठ जाओ और ऊपर जाकर फ्रेश होकर डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आओ। वर्षा माँ की डांट सुनकर आरव ने मुंह बनाते हुए कहने लगा, पर माँ अभी तो हमने निहारिका को अच्छी तरह से देखा भी नहीं।
आरव की नौटंकी देखकर वहां पर जो इमोशनल मोमेंट हुआ था वह तुरंत ही गायब हो गया। वर्षा माँ आरव के पास आए और उसके कान मुड़ते हुए कहने लगी, अच्छा जी, चलो अभी इसी वक्त सोफे से उठा और ऊपर जाओ। फिर उन्होंने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, जाओ बेटा, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जितना चाहे तुम दोनों निहारिका से मिल लेना। निहारिका ने भी कहा, भाई आप दोनों पहले फ्रेश हो जाओ। फिर अपना एक हाथ पेट पर रखते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए सबको देखकर कहने लगी, और वैसे भी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। पूर्ण विराम। निहारिका की इस तरह बच्चों जैसी हरकत देखकर आरव, अक्षय और बाकी फैमिली मेंबर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अन्वेषा भी निहारिका के पास आते हुए कहने लगी, हाँ चाचू, पापा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग रही है। अच्छा जी, तो तुम्हारे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं? आरव ने अन्वेषा के पेट पर गुदगुदी करते हुए कहा। आरव के ऐसा करने से अन्वेषा खिलखिलाकर हंसने लगी। हाँ 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 चाचू। अन्वेषा की हंसी सुनकर अक्षिता भाभी भी हंसने लगी और उन्होंने आरव को देखकर कहा, आरव तुम भी ना अन्वेषा को परेशान मत करो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं तो बस चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो अनुषा के पेट में कूद रहे हैं। फिर अन्वेषा आरव से बचकर निहारिका के पास जाकर बैठ गई और निहारिका से कहने लगी, एंजल एंजल मुझे बचाओ चाचू से। और निहारिका की ही तरह आंखें टिमटिमाते हुए आरव को और सबको देखने लगी। निहारिका और अन्वेषा की नौटंकी में घर के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। सभी के चेहरे पर एक न दिखने वाली स्माइल थी। जो हॉल पहले चिंता और टेंशन से भरा हुआ था वहां पर अभी एक खुशनुमा माल बन गया था। सिंघानिया इंडस्ट्री के पार्किंग एरिया में रॉकी निखिल का काफी देर से इंतजार कर रहा था। निखिल अपना काम खत्म करके पार्किंग एरिया में आया और दोनों कार में बैठ गए। निखिल और रॉकी सिंघानिया मैंशन के लिए वहां से निकल गए थे। बहुत सारे बॉडीगार्ड निखिल की कार के आगे पीछे उन दोनों को फॉलो कर रहे थे। आफ्टर ऑल दोनों काफी पावरफुल बिजनेसमैन थे और उन दोनों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड का होना लाजिमी था। निखिल और रॉकी दोनों सिंघानिया मैंशन पहुंच गए थे। दोनों कार से उतरे और बड़े स्टाइल से सिंघानिया मैंशन के अंदर चले गए। गौतम दादाजी को पहले ही पता था कि रॉकी आने वाला है, पर उन्होंने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। अंदर जाने के बाद रॉकी ने चारों तरफ देखा और अपनी फैमिली को देखकर मुस्कुराया। उसने देखा कि दादी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी और नंदिनी चाची उनसे बातें कर रही थी। अशोक चाचा जी और राजधीर जी दूसरे सोफे पर बैठे अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रॉकी ने इस तरह सबको बिजी देखकर अपना गला खराशते हुए कहा, हेलो एवरीवन। रॉकी की आवाज सुनकर सब लोग जो अपने अपने में बिजी थे दरवाजे की तरफ देखने लगे जहां पर निखिल और रॉकी खड़े थे। 69 माँ की ममता और परिवार का प्यार। अब आगे दीपाली माँ जो किचन से आ रही थी, उन्होंने जब रॉकी की आवाज सुनी तो एक पल के लिए वहीं रुक गई। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और रॉकी के पास आईं। उन्होंने रॉकी को गले लगाते हुए कहा, इस बार तूने आने में कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया रॉकी बेटा। दीपाली माँ इमोशनल हो गई थी क्योंकि रॉकी अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता था। वह कम ही घर आता था, लेकिन सिंघानिया परिवार रॉकी को अपना बेटा ही मानता था। दीपाली माँ को लगता था कि रॉकी उनका अपना बेटा है और वह उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। जब भी रॉकी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता था, दीपाली माँ को उसकी चिंता हमेशा लगी रहती थी। वह अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। रॉकी ने भी बहुत प्यार से दीपाली माँ को गले लगा लिया और फिर रॉकी उनसे कहने लगा, इस बार मैं आपके पास ही रहूंगा माँ। दीपाली माँ ने रॉकी की बात सुनकर तुरंत रॉकी से दूर होते हुए कहने लगी, तू सच कह रहा है ना? इस बार तुम कहीं बाहर नहीं जाएगा ना? गौतम दादाजी ने दीपाली माँ से कहा, बहू, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अपने बेटे को दरवाजे में ही खड़े रखने का, अब उसे अंदर भी आने दो। गौतम दादाजी की बात सुनकर दीपाली माँ को याद आया कि वह कब से दरवाजे पर ही खड़ी रॉकी से बात कर रही थी। उन्होंने निखिल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, जो शांति से खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। दीपाली माँ ने तुरंत अपने आप को संभाला और कहा, हाँ पिताजी, मैं तो इतनी खुश थी रॉकी को देखकर कि मैं तो भूल ही गई कि मैंने उसे अभी तक अंदर नहीं बुलाया है। नंदिनी चाची ने मजाकिया अंदाज में दीपाली माँ को छेड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ दीपाली भाभी जो आपको याद आ गया, वरना आप तो रॉकी को देखकर भूल ही गई कि निखिल भी उसके बगल में खड़ा है। और फिर हंसने लगी, हा हा हा। दीपाली माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो बस इतनी खुश थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन निखिल मेरा बेटा है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने प्यार से निखिल के सर पर हाथ फेरते हुए यह बात पूरे परिवार से कही।
फिर दीपाली माँ ने दोनों बच्चों से कहा, तुम दोनों अंदर आ जाओ, काफी रात हो गई है और डिनर भी लगभग तैयार हो गया है, बाकी बातें बाद में होगी, पहले तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ। दीपाली माँ की बात सुनकर निखिल और रॉकी दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। रॉकी जब भी मुंबई आता था वह सिंघानिया मेंशन ही रुकता था। रॉकी के लिए सिंघानिया मेंशन में उसके पसंदीदा रूम था। जब रॉकी अपने रूम में गया तो उसने देखा कि उसका रूम वैसा का वैसा ही था जैसा वह छोड़कर जाता था। कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ अपनी जगह पर था। दीवारों का रंग, फर्श का कारपेट, बेड का फ्रेम, टीवी, डेस्क, कंप्यूटर, फाइलें, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। रॉकी को लगा कि जैसे वह अभी ही अपने रूम से बाहर निकला था और कुछ भी नहीं बदला था। रॉकी ने अपना सर झटका और अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। कुछ मिनट बाद वह फ्रेश होकर बाहर आया और लिविंग रूम के डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, जहां सिंघानिया परिवार उसका इंतजार कर रहा था। निशा और अंश ने जब रॉकी को देखा तो वे खुशी से उछलने पड़े और अपनी सीट से उठकर रॉकी के गले लगाते हुए कहने लगे, भाई आप कब आए? वी मिस्ड यू अ लॉट। रॉकी ने भी अंश और निशा को गले लगाते हुए कहा, आई हैव ऑल्सो मिस्ड यू बोथ अ लॉट। निखिल, जो दूर से ही अपने दोस्त रॉकी और अपने भाई बहन को देख रहा था, उसकी आंखों में भी खुशी की चमक थी, पर उसका चेहरा एकदम ब्लैक था, जैसे कि वह हमेशा से ही गंभीर रहता था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वह कभी कभार ही मुस्कुराता था। निखिल की मुस्कुराहट बहुत ही आकर्षक और कातिलाना थी। निखिल डाइनिंग टेबल के पास आया और एक चेयर खींचकर उसे पर बैठ गया। निखिल के बैठते ही पल्लवी माँ ने निखिल से कहा, निखिल, अब रॉकी भी हमारे साथ रहने वाला है और परसों रक्षाबंधन है, तो तुम अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला लेना। निखिल कुछ कहने ही वाला था कि निशा अचानक जोर से चिल्लाते हुए बोल उठी, क्या परसों रक्षाबंधन है? मैं तो भूल ही गई थी। ओह, मैं तो बहुत खुश हूँ। वह एक पल के लिए रुकी और अपने मन में सोचते हुए खुद से बोलो, अब तो मैं अपने भाइयों से गिफ्ट लूंगी। उसके बाद उसने अपने तीनों भाइयों की तरफ देखा और कहने लगी, रॉकी भाई, अंश भाई, निखिल भाई, आप सब मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं रक्षाबंधन को? अभी से ही सोच लीजिए। 70 सबका प्यार। अब आगे। निशा ने सबको देखते हुए दादाजी से कहा, दादाजी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अक्षय भाई को भी यहीं बुला लें। हम साथ में ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मेरे सारे भाई मेरे पास होंगे तो कितना अच्छा होगा ना। मैं अपने सभी भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाना चाहती हूँ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल निशा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं मनीष को कल बता दूंगा कि परसों पूरे परिवार के साथ सिंघानिया मेंशन आ जाए। दादाजी के कहने के बाद निशा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, थैंक यू दादाजी, मैं बहुत खुश हूं कि हम सब साथ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। ऐसी हंसी खुशी सबने अपना डिनर कंप्लीट किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। निहारिका के रूम में पूरा परिवार निहारिका को घेर कर बैठे थे। निहारिका लाचारी से सबको देख रही थी, क्योंकि उसने सबको कई बार कह दिया था सब अपने अपने रूम में सोने चले जाए, उसकी चिंता ना करे, पर मजाल है कोई अपनी जगह से हल भी गया हो। सबको निहारिका की चिंता हो रही थी, इसलिए निहारिका के रूम में सब आ गए थे। निहारिका ने एक बार और कोशिश करते हुए अक्षिता भाभी से कहा, भाभी, मैं सच में ठीक हूँ, आप जाए अपने रूम में जाकर सो जाए। अक्षिता भाभी के बोलने से पहले ही अक्षय ने निहारिका से कहा, निक्कू, आज हम लोग सब तुम्हारे रूम में ही सोएंगे। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। निहारिका ने लाचारी से अक्षय भाई को कहा, पर भाई, आप सब मेरे रूम में कैसे सो सकते हैं? आप कहाँ सोएंगे? मेरे रूम में तो जगह ही नहीं है। निहारिका ने एक और कोशिश करी उन सबको अपने रूम से भेजने की। पल्लवी चाची ने तुरंत निहारिका को जवाब दिया, उसकी चिंता तुम मत करो, उसका इंतजाम हो जाएगा। हम लोग तुम्हारे रूम में ही सोएंगे और तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखेंगे। तुम बस आराम करो। निहारिका ने देखा कि पल्लवी चाची, अक्षय और पूरा परिवार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो उसने हार मान ली और कहा, ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। पल्लवी चाची ने निहारिका के रूम में नौकरों से कहकर गद्दे बिछवा दिए थे, जिससे पूरे परिवार निहारिका के साथ आराम से सो सके। निहारिका के साइड में अन्वेषा सो रही थी, जबकि अक्षिता भाभी, पल्लवी चाची और पूरा परिवार के लोग निहारिका के इर्द गिर्द सो रहे थे। निहारिका ने जिद करके दादा दादी और मम्मी पापा को उनके रूम में जाने के लिए मना लिया था। इसी तरह रात कब कट गई पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज का चेहरा। सुबह सुबह सब उठ गए थे। वर्षा माँ और पल्लवी चाची किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, जिस वजह से खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। आरव और अक्षय निहारिका के रूम से सुबह ही उठकर जिम में चले गए थे।
जहां वे अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए वर्कआउट कर रहे थे। अक्षता भाभी ने अन्वेषा को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था और निहारिका भी अपने रूम में कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। आरव और अक्षय वर्कआउट करके अपने अपने रूम में तैयार होने चले गए थे। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। दादा दादी ने निहारिका से पूछा, निहारिका बेटा अब तुम ठीक हो ना? निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादी माँ, दादाजी मैं ठीक हूँ। आपकी दुआ और परिवार के प्यार ने मुझे जल्दी से ठीक कर दिया। अन्वेषा ने अपनी प्यारी आवाज में निहारिका से कहा, एंजल आप मुझे बीमार अच्छी नहीं लगती, आप ऐसे ही रहा करो। निहारिका ने मुस्कुराते हुए अन्वेषा को गले लगाया और कहा, मैं अब बेटर फील कर रही हूँ मेरी प्रिंसेस, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। फिर सब ने अपना अपना नाश्ता किया और सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। आज निहारिका को आरव और अक्षय कॉलेज छोड़ने नहीं जा रहे थे, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें शामिल मनोज जी को भी होना था। इसलिए निहारिका के पापा भी निहारिका को ड्रॉप करने नहीं जा पाए थे। उन्होंने ड्राइवर को निहारिका को उसके कॉलेज ड्रॉप करने भेज दिया था। सबके जाने के बाद कुछ देर में मनीष दादाजी को गौतम दादाजी का फोन आया। गौतम दादाजी ने मनीष दादाजी को कहा, कल रक्षाबंधन है तो क्यों ना सारे बच्चे एक साथ ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें। मनीष दादाजी को ये सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने गौतम दादाजी की बात मान ली और वहां आने के लिए कह दिया। एसएन कॉलेज थोड़े दूर फैसले पर निहारिका की कार आकर रुकी। निहारिका अपनी कार से उतरी और वहां से कॉलेज के लिए चली गई। निशा और अंश निहारिका को कॉलेज के गेट के बाहर ही मिल गए थे। 71 दीपिका और दिया की चाल पड़ी उन पर ही भारी। अब आगे। अंश ने निहारिका को देखकर और अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़े फ्लिटी अंदाज में कहा, वाह प्रीटी गर्ल, तुम तो आज बिल्कुल एक परी लग रही हो और तुम्हारी मुस्कान और भी खूबसूरत लग रही है। आज तुम्हें जो कोई भी देखेगा तो तुम पर फिदा ही हो जाएगा। निहारिका ने इस वक्त एक शॉर्ट व्हाइट कलर की फ्रॉक पहन रखी थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध रखा था जो उसकी लंबी गर्दन को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था। उसकी नीली आंखों में हल्की पतली काजल की ले थी जो उसकी आंखों को और भी ज्यादा गहरा बना रही थी। बहुत ही लाइट मेकअप के साथ वह हद से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, जैसे कि वह किसी फिल्म की हीरोइन हो। उसने व्हाइट हिल करी किए हुए थी जो उसके पूरे लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। निशा निहारिका के गले लगते हुए कहने लगी, निक्कू तुम सच में बहुत ही क्यूट लग रही हो। अंश भाई ने एकदम सही कहा है, आज जो कोई भी तुम्हें देखेगा वो तुम पर फिदा ही हो जाएगा। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू निशा, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। निशा ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं, तुम सच में एक परी लग रही हो। फिर तीनों ऐसी ही बातें करते करते अपनी क्लासेस की तरफ चले गए। निहारिका जब अपनी क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि दिया और दीपिका आज कॉलेज आई थी और दोनों ही अपनी सीट पर बैठी थीं। निहारिका ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गई। दिया ने दीपिका के कान पर फुसफुसाते हुए कहा, इसका एटीट्यूड दिन ब दिन कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा। दीपिका ने चालाकी से मुस्कुराते हुए दिया से कहा, अभी उसको जितना उछालना है उछलने दो। हम दोनों उसे गौरव के सामने जाने के लिए कह गए हैं और जब उसकी बेइज्जती होगी ना तब मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। वह सोचती है कि वह बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम दिखाएंगे कि असली स्मार्टनेस क्या होती है। दिया ने दीपिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये सच में बहुत मजेदार होगा। मैं तो बस ये देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ कि वह कैसे गौरव के सामने अपना मुंह दिखाएगी। कैंटीन में काफी हलचल थी, सब अपनी अपनी जगह में बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। कोई मौज मस्ती कर रहा था तो कोई अपनी फ्रेंड से एक्टिविटी के बारे में बातें कर रहे थे। निहारिका ने देखा कि अंश और निशा जहां कल बैठे थे आज भी वह दोनों वहीं बेंच पर बैठे हैं। वह उनकी तरफ बढ़ गई, दीपिका भी उसके साथ साथ चलने लगी। क्लासेस पूरी होने के बाद दीपिका ने दिया को कुछ इशारा किया और वह तुरंत ही बाहर चली गई। दीपिका निहारिका के पास आए और कहने लगी, चलो निहारिका कैंटीन चलते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। निहारिका ने उसे एक नज़र देखा पर कुछ कहा नहीं और उसके साथ चल दी। कैंटीन में काफी हलचल थी, सब अपनी अपनी जगह में बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। कोई मौज मस्ती कर रहा था तो कोई अपनी फ्रेंड से एक्टिविटी के बारे में बातें कर रहे थे। निहारिका ने देखा कि अंश और निशा जहां कल बैठे थे आज भी वह दोनों वहीं बेंच पर बैठे हैं। वह उनकी तरफ बढ़ गई, दीपिका भी उसके साथ साथ चलने लगी। दीपिका चलते चलते आसपास अपनी नज़र दौड़ा रही थी। उसने दिया को देखा जो पिलर के पीछे छुपी हुई थी। दिया ने अपनी बहन दीपिका को इशारे से कहा कि मैंने अपना सारा काम कर दिया है।
दीपिका भी अपने मन में मुस्कुराने लगी और निहारिका के बारे में आगे सोचने लगी कि उसके साथ क्या होगा। वो ये सोचते सोचते निहारिका के साथ चल रही थी, पर निहारिका ने रास्ते पर पानी पड़ा हुआ देख लिया था। उसने एक नज़र दिया को देखा जो पिले के पीछे छुपकर यह सब देख रही थी, और दूसरी नज़र दीपिका को देखा जो मन ही मन मुस्करा रही थी। पर निहारिका के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह सीधा चलती रही और उस पानी को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन अफसोस, जो पानी दिया ने निहारिका के लिए गिराया था उसमें दीपिका ही फंस गई। दीपिका का पर फैसला और वह सीधा फोर्थ ग्रुप के ठीक सामने मुंह के बल गिर गई। दीपिका के ऐसे अचानक गिरने से कैंटीन में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरानी से दीपिका को देखने लगे और एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर दीपिका की ऐसी हालत देखकर पूरी कैंटीन हंसने लगी। फोर्थ ग्रुप जो आपस में बातें कर रहे थे वह भी एक पल के लिए शांत हो गए थे। लेकिन जब कैंटीन में हंसने की आवाजें उठने लगी तो वे अपने होश में आए और दीपिका की तरफ देखने लगे। अंशुल को भी दीपिका को ऐसे देखकर हंसी आ रही थी और वह अपने हाथ से अपने मुंह को ढकने की कोशिश कर रहा था। तन्मय और नीरज भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी थी। आज गौरव की ऑफिस में एक मीटिंग थी जिस वजह से गौरव कॉलेज नहीं आया था। दिया जो पिलर के पीछे छुपी हुई थी वह जल्दी से बाहर आए और दीपिका को उठाते हुए बोली, दीपिका तुम ठीक हो ना? निहारिका भी दीपिका के पास आकर खड़ी हो गई पर उसने उसे उठाया नहीं। 72 निक्कू, ये दोनों कौन है? अब आगे। दिया ने दीपिका को सहारा देकर उठाया और उसके कपड़ों से पानी साफ करने लगी। पूरे कैंटीन में जितने भी लोग थे सब दीपिका को देख रहे थे, जिससे दीपिका को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दीपिका को ये देखकर निहारिका के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे निहारिका ने ये सब किया हो। दिया ने देखा कि दीपिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो उसने दीपिका को शांत करने की कोशिश की। उसने दीपिका के कान में बहुत धीरे से कहा, दीपिका प्लीज शांत हो जाओ। यहाँ इतने लोग हैं और फोर्थ ग्रुप भी मौजूद है, इसलिए अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो। हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। दिया की बात सुनकर दीपिका ने थोड़ी शांत होने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। उसने दिया को देखा और कहा, मैं शांत नहीं हो सकती दिया। निहारिका ने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की है। निशा जो अपनी सीट में बैठी हुई सब देख रही थी वो अपनी सीट उठी और निहारिका के पास आते हुए उससे कहने लगी, निक्कू चलो मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। फिर निशा ने दिया और दीपिका को देखा जो आपस में ही खुसुर फुसुर कर रही थी। निशा निहारिका की तरफ पलटी और उसने निहारिका से पूछा, निक्कू ये दोनों कौन है? निशा निहारिका की तरफ पलटी और उसने निहारिका से पूछा, निक्कू ये दोनों कौन है? निहारिका के कुछ बोलने से पहले ही दिया ने जवाब दिया, हम दोनों निहारिका के दोस्त हैं। और तुम कौन हो? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निहारिका की दोस्त हूं, मेरा नाम निशा है। दिया ने निशा से पूछा, पर मैंने तुम्हें पहले कभी निहारिका के साथ नहीं देखा और कॉलेज में भी मैं तुम्हें आज देख रही हूं। क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? निशा ने मुस्कुराते हुए दिया से कहा, हाँ मैं न्यू स्टूडेंट हूं। मैंने इस सेमेस्टर में कॉलेज में एडमिशन लिया है। दिया और दीपिका को ऐसा लग रहा था जैसे निशा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उन्हें निहारिका का निशा के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि निहारिका अपनी इमेज को खराब कर रही है क्योंकि निशा का बैकग्राउंड नॉर्मल है। लेकिन वे ये भूल गए थे कि उन्होंने खुद निहारिका की असली आइडेंटिटी जानने के बाद उसका फायदा उठाया था। उन्होंने निहारिका के साथ दोस्ती की थी क्योंकि वो दोनों जानती थी कि निहारिका का परिवार बहुत अमीर है और उन्हें लगता था कि निहारिका के साथ दोस्ती करने से उन्हें भी फायदा होगा। वो दोनों अपने मन में सोच ही रही थी तभी उन्हें निशा की आवाज़ सुनाई दी जो उनसे कह रही थी, तुम दोनों भी हमें ज्वाइन करो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो जल्दी से लंच करते हैं और वैसे भी हमारे आगे की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। निशा ने निहारिका और दिया दीपिका को देखते हुए कहा। दिया और दीपिका ने निशा के साथ चलने के लिए हाँ कर दी। निशा ने दोनों की हाँ सुनकर निहारिका का हाथ पकड़ा और अपनी बेंच की ओर ले जाने लगी। दीपिका और दिया भी उन दोनों के पीछे पीछे चल दी। निशा ने अपनी सीट पर बैठने के बाद अंश से कहा, भाई ये दोनों निहारिका की फ्रेंड है। निहारिका अभी भी चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। जब दोनों लड़कियों ने सुना कि सामने बैठा लड़का निशा का भाई है तो वह दोनों काफी हैरान हो गईं, क्योंकि अंश बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। निशा की बात सुनकर अंश ने एक नज़र उन दोनों लड़कियों को देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। दिया और दीपिका भी अंश को देखकर मुस्कुरा दी, पर वो दोनों कुछ बोली नहीं। निहारिका ने अंश से कहा, अंश तुमने कुछ ऑर्डर किया है क्या? या मैं ऑर्डर करूं?
अंश ने जवाब दिया, निक्कू, मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। अंश ने कहा ही था कि इतने में उनका ऑर्डर आ गया। उन्होंने जल्दी से अपना ऑर्डर लिया और निशा ने सबसे कहा, चलो जल्दी से खाते हैं, मुझे तो भूख लगी है। उन सब ने अपना लंच कंप्लीट किया और सब अपनी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गए। क्लास में जाने के बाद सब एक्टिविटी के ही बारे में बातें कर रहे थे। एक्टिविटी 1 वीक के बाद स्टार्ट होने वाली थी। टीचर ने आकर सबको बता दिया था कि एक्टिविटी की प्रैक्टिस कल से ही स्टार्ट होगी। लास्ट लेक्चर खत्म होने के बाद निहारिका कॉलेज के गेट के बाहर आए और अंश और निशा को बाय कहा और अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। दिया और दीपिका सेकंड लास्ट चैप्टर में ही घर चले गए थे, क्योंकि दीपिका के पैर में मोच आ गई थी। जब वह गिरी थी तब उसे सिर्फ हल्का हल्का ही दर्द हो रहा था, पर लेक्चर अटेंड करते वक्त उसका दर्द और बढ़ गया, जिस वजह से दिया दीपिका को अपने साथ घर ले गई थी। निहारिका अपनी सीट पर आराम से बैठ गई और कार की विंडो के बाहर देखने लगी। आगे जाकर रास्ते में ड्राइवर अंकल ने कार का ब्रेक लगाया, जिस वजह से निहारिका ने ड्राइवर अंकल से पूछा, अंकल क्या हुआ है? ड्राइवर अंकल ने निहारिका से कहा, निहारिका बेटा, आगे बिल्डिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। निहारिका ने कहा, आप मुझे दूसरे रास्ते से ले चलिए। ड्राइवर अंकल ने निहारिका की बात मानी और दूसरे रास्ते पर कार को मोड़ दिया। निहारिका ने राहत की सांस ली और फिर से विंडो के बाहर देखने लगी। तभी निहारिका को उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने विंडो के बाहर चलती हुई कार से इधर उधर देखा, पर उसे उस रास्ते पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। निहारिका को फिर से वह आवाज आने लगी। निहारिका ने ड्राइवर अंकल से कहा, अंकल आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए। 73 निहारिका का वो अजीब सपना हुआ सच। अब आगे। ड्राइवर अंकल ने पहले तो उसे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे कि वह सोच रहे हो कि निहारिका को क्या हुआ है। फिर उन्होंने उसकी बात मानकर कार वहीं रोक दी और पूछा, क्या हुआ निहारिका बेटा, तुमने कार रोकने को क्यों कहा? निहारिका ने ड्राइवर अंकल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ड्राइवर अंकल भी उसके साथ साथ बाहर निकल गए। निहारिका ने अपनी नजरें आसपास दौड़ाईं, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वह सुनसान रास्ता था जहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसके कानों में वह आवाज सुनाई दे रही थी। निहारिका ने जब उस सुनसान रास्ता और उस जगह को गौर से देखा तो उसके दिमाग में वह सपना घूमने लगा जो उसने कल रात देखा था। वह सपना जो सुबह होते ही वह भूल गई थी, अचानक से उसे याद आ गया था। निहारिका का दिल धड़कने लगा। उसने अपने आप से कहा, पर यह कैसे हो सकता है? कोई सपना सच कैसे हो सकता है? निहारिका मन ही मन अपने आप से बात कर रही थी। तभी उसको एक लड़की की हेल्प पुकारने की आवाज आने लगी। निहारिका ने उस दिशा में देखा जहां से वह आवाज आ रही थी। उसने उस तरफ दौड़ लगाई। ड्राइवर अंकल भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। निहारिका बेटा कहाँ जा रही हो? रुको। लेकिन निहारिका ने ड्राइवर अंकल की एक नहीं सुनी और उस तरफ चली गई जहां से उसको वह आवाज आ रही थी। वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। निहारिका जब दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंची तो उसने देखा वहां पर एक लड़की को 4 लोग घेर के खड़े हुए हैं। निहारिका ने जब उस लड़की को देखा तो उस लड़की के कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत काफी खराब थी। वह 4 लड़के उस लड़की को काफी गंदी तरीके से छू रहे थे और लड़की बस उनसे यहां से जाने की और अपने आप को छोड़ने की भीख मांग रही थी। ये देखकर निहारिका की आंखें गुस्से से लाल हो गईं जब उसने देखा कि वे चारों लड़के उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और हंस हंसकर उसको गंदी तरह से छू रहे हैं। निहारिका ने अपनी खतरनाक आवाज में उन चारों लड़कों से कहा, छोड़ दो उस लड़की को। निहारिका की आवाज सुनकर उन चारों लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा। निहारिका ने फिर से कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं, छोड़ दो उस लड़की को और यहां से चले जाओ, वरना। लेकिन वे लड़के निहारिका की बात नहीं सुन रहे थे और हंसते हुए कह रहे थे, तुम क्या करोगी? तुम अकेली हो और हम 4 हैं। फिर एक लड़के ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और वैसे भी हमें 2 के साथ खेलने में बहुत ही मजा आएगा। उस लड़के की नज़र निहारिका की पूरी बॉडी पर घूम रही थी। तुम तो काफी खूबसूरत दिखाती हो, उस लड़के ने निहारिका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए गंदे तरीके से कहा। दूसरे लड़के ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे साथ खेलने में तो हमें और भी मजा आएगा। तीसरे लड़के ने नीचे पड़ी लड़की की देखकर कहा, पहले हम इस लड़की के मजे लेंगे और फिर अपनी जीभ मुंह पर फिरते हुए निहारिका को देखकर कहा, उसके बाद तुम्हारे मजे लेंगे। ये कहते हुए चारों लड़के काफी गंदी तरीके से हंसने लगे। उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की घबरा गई और उसकी बॉडी डर से कांपने लगी। निहारिका अपनी जलती आंखों से उन चारों लड़कों को देख रही थी।
ड्राइवर अंकल ने जब उन चारों लड़कों को इस तरह निहारिका के ऊपर इतनी गंदी तरीके से हंसते हुए देखा तो वह घबरा गए थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन चारों लड़कों ने ड्राइवर अंकल को अभी तक नहीं देखा था। उनका सारा ध्यान सिर्फ निहारिका पर था। ड्राइवर अंकल ने जल्दी से साइड में जाकर अपना फोन निकाला और अक्षय को फोन लगा दिया। सिंघानिया इंडस्ट्री में निखिल और रॉकी मीटिंग पूरी होने के बाद निखिल के ऑफिस में अक्षय से बातें कर रहे थे। अक्षय जो सुबह ही रॉकी से मिलने के लिए सिंघानिया इंडस्ट्री आ गया था। निखिल, रॉकी, अक्षय, आरव और निखिल के दो दोस्त और यह सब काफी अच्छे दोस्त थे। रॉकी ने निखिल से कहा, निखिल तुमने उन दोनों को भी कल बुला लिया है ना? याद है निशा ने क्या कहा था? उसे रक्षाबंधन में हम सब भाइयों से गिफ्ट चाहिए। निखिल ने रॉकी से कहा, मैंने उन दोनों से बात कर ली है, वे दोनों कल सुबह ही मुंबई आ जाएंगे। अक्षय को सुबह ही मनीष दादाजी ने बता दिया था कि कल रक्षाबंधन सिंघानिया मेंशन में ही सेलिब्रेट होगा। वह लोग बातें कर ही रहे थे तभी अक्षय का मोबाइल बजने लगा। अक्षय ने जब मोबाइल पर नाम देखा तो निहारिका के ड्राइवर का कॉल आ रहा था। अक्षय ने कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही सामने से घबराए हुए ड्राइवर की आवाज आई, सर, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ड्राइवर की आवाज सुनकर अक्षय को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है और उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। ड्राइवर की बात सुनकर अक्षय का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। अक्षय की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह अपनी सीट से उठते हुए बोला, क्या हुआ है? तुम मुझे सारी बात बताओ। निहारिका ठीक तो है ना? 74 निहारिका का गुस्सा। अब आगे। अक्षय को इस तरह घबराया हुआ देखकर निखिल ने अक्षय के हाथ से मोबाइल ले लिया और उसे स्पीकर पर डाल दिया ताकि वे सभी ड्राइवर की बात सुन सकें। निखिल की इस हरकत से अक्षय एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रॉकी ने भी एक नज़र निखिल को देखा और फिर ड्राइवर का आगे के बोलने का वेट करने लगा। निखिल निहारिका का नाम सुनकर काफी घबरा गया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसे निहारिका की फिक्र होने लगी थी। निखिल ने अपनी सर्दी भरी आवाज में ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ है? ड्राइवर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कॉल पर आ रही आवाज चेंज हो चुकी थी। सर, यहाँ पर कुछ लड़कों ने निहारिका बेटी को घेर लिया है, ड्राइवर अंकल ने अपनी घबराए आवाज में फोन पर उन सबको कहा। ये सुनते ही निखिल का खून खोलने लगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा उतर आया था जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। निखिल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई निहारिका के साथ बदतमीजी करे। ड्राइवर अंकल ने निखिल को पूरी बात बताई भी नहीं थी और निखिल का ये हाल हो गया था। अगर ड्राइवर अंकल पूरा सच बता देते तो चारों लड़के निखिल के हाथों मारे जाते। अक्षय ने ड्राइवर अंकल से कहा, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं, और फिर तुरंत ही ड्राइवर अंकल का कॉल कट कर दिया। निखिल, जिसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह तेज कदमों से अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। रॉकी और अक्षय भी निखिल के पीछे पीछे चल दिए। अक्षय के कुछ करने से पहले ही निखिल ने अपने बॉडीगार्ड को फोन करके निहारिका के लोकेशन का पता लगा लिया था कि निहारिका इस वक्त कहाँ है। निखिल कार काफी तेज ड्राइव कर रहा था। उसके आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। निखिल के बॉडीगार्ड ने निहारिका की लोकेशन जल्द ही निखिल को बता दी थी, जिस वजह से निखिल निहारिका के पास जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता था। निखिल निहारिका को सही सलामत देखना चाहता था। वह अपने दिल के हाथों अब मजबूर जो हो गया था। दूसरी तरफ उन चारों में से एक लड़का अपनी गंदी हंसी के साथ निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। वह लड़की जो काफी घबराई हुई नीचे बैठी निहारिका को देख रही थी, यह सीन देखकर डर गई और उसकी पूरी बॉडी हद से ज्यादा कपकपाने लगी। निहारिका उस लड़के को अपनी तरफ आते हुए बस देख रही थी। उसके पूरे तन बदन में आग लगी हुई थी। वह उसे लड़के को जान से मारना चाहती थी। निहारिका ने अपने मन में पिकाचू से कहा, पिकाचू, मुझे मेरी सारी ताकत दे दो, मैं इस वक्त अपनी सारी की सारी ताकत अभी चाहती हूँ। पिकाचू ने निहारिका को समझाया, मालकिन, अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा थकाती हैं तो आप बहुत कमजोर हो जाओगी और वैसे भी कल से ही आपको वीकनेस हो रही है। लेकिन निहारिका ने पिकाचू की बात नहीं मानी और कहा, मैंने इस वक्त जो कहा है वह करो। निहारिका ने ऑर्डर देते हुए पिकाचू से कहा। क्योंकि निहारिका इस वक्त वीक थी, निहारिका की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी और वह जानती थी इस वक्त उस लड़की को बचाना जरूरी है। पिकाचू ने निहारिका की बात मान ली और सारी एनर्जी निहारिका के बॉडी में ट्रांसफर कर दी। वह लड़का निहारिका की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही उस लड़के ने निहारिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, निहारिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वह लड़का दर्द से तड़प उठा। तीनों लड़के ये मंजर देखकर काफी शॉक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक नाजुक सी लड़की में इतनी ताकत कैसे आ सकती है। निहारिका ने उस लड़के को देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों के साथ खेलने का, उनके मजे लेने का। आज तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा किस लड़की से पाला पड़ा है।
निहारिका की आवाज इस वक्त ऐसी थी जो कोई भी सुनता वह डर से कांपने लगता, और यही हाल उन चारों लड़कों का भी हो रहा था। वह लड़की जो नीचे बैठी निहारिका को एक उम्मीद से देख रही थी, उसने भी जब निहारिका का ये रूप देखा तो वह भी काफी डर गई और हैरान रह गई। उसने सोचा कि यह लड़की जो इतनी नाजुक और सुंदर है, इतनी ताकतवर और डरावनी कैसे हो सकती है। निहारिका ने उस लड़के का हाथ अभी भी पकड़ रखा था। निहारिका ने अपनी जलते हुई आंखों से और अपने हर एक शब्द गुस्से में चबाते हुए उस लड़के से कहा, तुम लड़कियों को कमजोर समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ताकत से कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़की की ताकत क्या होती है। और यह कहते हुए एक झटके में ही उस लड़के की हाथ की हड्डी तोड़ दी। वह लड़का वही तड़प उठा और जमीन पर बैठकर दर्द के मारे चिल्लाने लगा, आह, मेरा हाथ। निहारिका ने नीचे पड़े लड़के को छोड़ते हुए उन तीनों लड़कों की तरह बढ़ी। उनमें से दूसरा लड़का, जिसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है था कि एक लड़की ने उनके साथी पर हाथ उठाया, वह आगे आया और निहारिका को लात मारने ही वाला था। लेकिन निहारिका ने उसकी लत पकड़ ली और उस लड़के को ऊपर की तरफ उठाते हुए जमीन पर पटक दिया। लड़के के मुंह से तुरंत खून निकलने लगा क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसके मुंह से तो आवाज तक ही नहीं निकली थी। 75 निहारिका का गुस्सा 2। अब आगे। निहारिका उठी और उन दोनों लड़कों देखकर कहने लगी, तुम जैसे लड़कों की वजह से आज लड़कियां सेफ नहीं है, वह कहीं बाहर अकेली नहीं निकल सकती, सिर्फ तुम कमीनों की वजह से। और फिर गुस्से से आगे बढ़ने लगी। वो दोनों लड़के काफी घबरा गए थे, पर फिर भी वह दोनों एक लड़की से हार नहीं मानना चाहते थे। इसलिए एक ने गुस्से से छुपा हुआ एक खंजर निकाल लिया। वह काफी नोकीला खंजर था। वह लड़का उसे खंजर को लेकर निहारिका की तरफ बढ़ा। निहारिका आज इतने गुस्से में थी कि वह उन सब की जान लेना चाहती थी, पर वह सिर्फ उन लड़कों को घायल ही कर रही थी, ताकि वह भी तड़पे और उन्हें भी पता लगे कि जब लड़के किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं या उस लड़की को छेड़ते हैं और उन्हें गांधी तरीके से देखते हैं तो उन लड़कियों को कैसी तकलीफ होती है। वो लड़के ने उस खंजर से निहारिका पर वार किया। निहारिका उस वार से बच गई और उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। वह लड़का काफी दूर जाकर गिरा। निहारिका मोड़ी और चौथे लड़के पर काफी वार करने लगी क्योंकि वह लड़का बार बार निहारिका से बच रहा था। वह लड़का डर भी रहा था पर अपने आप को बच्चा भी रहा था। उन चारों ने कभी नहीं सोचा था कि आज उन्हें एक ऐसी पागल लड़की से उनका सामना हो जाएगा। निहारिका ने उस चौथे लड़के को अधमरा कर दिया था। वह बेहोश होने की कगार पर था। नीचे पड़ा हुआ लड़का, जिसके हाथ में खंजर था, जब उसने निहारिका को इतनी बुरी तरह अपने साथी को मारते हुए देखा तो वह धीरे से उठा और खंजर अपने हाथ में लेकर निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। निहारिका इन सब से अनजान उस लड़के को मरने में बिजी थी। वह लड़का निहारिका पर वार कर पता तभी डरी सहमी वो लड़की जो साइड में कब से निहारिका को लड़ते हुए देख रही थी। उसने निहारिका से कहा, हटो वहां से। निहारिका ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो तुरंत ही वहां से हट गई, पर उसके ऐसा करने से निहारिका के हाथ पर उस आदमी का खंजर लग गया, जिस वजह से निहारिका के हाथ से खून बहने लगा। पर निहारिका को जरा भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। आज वह इतने गुस्से में थी कि उसके गुस्से के आगे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वह खंजर वाला आदमी काफी डर गया था। निहारिका उसकी तरफ एकदम साइको की तरह देख रही थी, जिस वजह से वह लड़का वहां से भागने लगा। निहारिका उसके पीछे भागी और उसको बालों से पकड़ते हुए उसके मुंह पर काफी जोर का मुक्का मार दिया, जिस वजह से उस आदमी की नाक टूट गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। निहारिका ने उस आदमी को देखा और कहा, तुमने सोचा था कि तुम किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी कर सकते हो? तुमने सोचा था कि तुम मुझे छेड़ सकते हो? निहारिका ने लगभग उन चारों आदमियों को काफी घायल कर दिया था। निहारिका ने उस आदमी को छोड़ा और उस लड़की के पास गई जो डरी सहमी एक कोने में बैठी कब से निहारिका को ही देख रही थी। इस वक्त निहारिका एक साइको की तरह दिख रही थी। उसकी शर्ट व्हाइट ड्रेस खून से लाल हो गई थी। उसके हाथों और पैरों पर भी काफी चोटों के निशान थे और उसके हाथ से भी खून बह रहा था। फिर भी निहारिका के अंदर काफी ताकत थी। निहारिका उस लड़की के पास आई और धीरे से उसे उठाते हुए कहने लगी, तुम ठीक हो ना? जब उस लड़की ने ये सुना तो उसने निहारिका को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। निहारिका भी उसके बालों को सहला रही थी। निहारिका उस लड़की की बॉडी में कंपन महसूस कर सकती थी। निहारिका को पता था इस वक्त ये लड़की काफी घबराई हुई है, इसलिए बस वह शांति से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। निहारिका ने उससे लड़की के सामने अपना गुस्सा शांत कर लिया था। वह लड़की काफी देर तक निहारिका को गले लगा कर रोती रही। तभी निहारिका के कानों में बहुत सारी कारों की रुकने की आवाज आई। निहारिका ने उस लड़की को अपने आप से अलग किया और पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा सामने से अक्षय दौड़ता हुआ निहारिका के पास आ रहा था।
अपने भाई को अपने पास आता हुआ देखकर निहारिका, जो अब तक काफी बहादुर बनी हुई थी और इतनी ताकत के साथ उन चारों लड़कों को मारा भी था, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अक्षय के पीछे पीछे रॉकी और निखिल भी आ रहे थे। निखिल ने जब निहारिका की ऐसी हालत देखी तो उसे काफी बेचैनी होने लगी। वो निहारिका के पास जाना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, पर अभी उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल करना ही बेहतर समझाए। उनके साथ साथ वहां पर काफी बॉडीगार्ड भी आ गए थे और उन सबको चारों तरफ से उन बॉडीगार्डों ने घेर लिया था। रॉकी ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसकी नजर उन चारों लड़कों पर पड़ी, जिनकी हालत काफी खराब नजर आ रही थी। अक्षय ने आते ही निहारिका को गले लगा लिया और अपनी घबराई हुई आवाज से निहारिका से कहने लगा, निक्कू, क्या जरूरत थी तुम्हें इस सुनसान रास्ते में आने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो और तुम ठीक हो ना? उसने थोड़ी घबराए आवाज में निहारिका से पूछा। निहारिका के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। उसने अपने भाई को गले लगा लिया और उसने अक्षय से कहा, भाई मैं ठीक हूं। निखिल, जो कब से निहारिका को ही ऑब्जर्व कर रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर वह काफी गहराई से निहारिका को देख रहा था। निखिल ने जब उसके हाथ से खून बहता हुआ देखा तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और निहारिका की तरफ बढ़ गया। निखिल ने निहारिका की हाथ को पकड़ा और निहारिका को अपनी तरफ मोड़ दिया। ये देखकर एक पल के लिए निहारिका हैरान रह गई। उससे ज्यादा हैरान तो यहाँ दो लोग और भी थे, जो थे अक्षय और रॉकी। वह दोनों निखिल की इस एक्शन से काफी हैरान थे और हैरानी से निखिल को देख रहे थे। निखिल ने वह रुमाल निहारिका की हाथ पर बांध दिया। निहारिका तो बस निखिल को देखते रह गई। उसे निखिल की आंखों में अपने लिए चिंता और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर निहारिका को भी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न क्यूट दी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज ज्वाइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। बाय बाय।